और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी भोपाल, जहां पर मोहन यादव की कैबिनेट बैठक संपन्न हो चुकी है। फैसलों की ब्रीफिंग कर रहे हैं कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय। क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। उसमें सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन वहाँ पर रहा है 12 से 14 अप्रैल को, और उसको काफ़ी एप्रिसिएशन भी मिला है। हमारे बहुत सारे केंद्रीय मंत्री भी उसमें गए, और एक मध्य प्रदेश के विक्रमादित्य को देश भर में उनके कार्यों को प्रसारित करने का बड़ा अच्छा माध्यम था ये, और इसको सबने बड़ी तारीफ की है उसकी। कुछ लोगों ने अभी कन्फ्यूज़न फैलाया है कि लाडली लक्ष्मी योजना बंद हो रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। 10 की जगह कुछ 16 से लाडली लक्ष्मी बहना मंडला में माननीय मुख्यमंत्री स्वयं जाएंगे, और ये राशि अब 10 से 15 के बीच में कभी भी शासन की सुविधा होगी तब इसको बांट दी जाएगी। इसलिए ये कन्फ्यूज़न जो फैला रहे हैं लोग, उनको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि लाडली लक्ष्मी योजना कभी बंद नहीं होगी, और लाडली लक्ष्मी लाडली दोनों ही हो गए, दोनों हो गए, लाडली बहना भी हो गई, लाडली लक्ष्मी बहना, दोनों कभी बंद नहीं। एनडीडीबी और मध्य प्रदेश के बीच में आपने देखा, हमारे माननीय गृह मंत्री जी आए थे। हमारा लक्ष्य थोड़ा कम था, उन्होंने लक्ष्य बढ़ाने का हमें निर्देश दिया। हम लक्ष्य बढ़ा रहे हैं, और प्रदेश के लगभग 50% से भी ज़्यादा गांव इसमें दूध उत्पादन के क्षेत्र में अभी काम कर रहे हैं। हम उत्पादन का भी एरिया और बढ़ाएंगे, और संग्रहण का भी हमारी क्षमता बढ़ाकर हम कैसे हमारे यहाँ के किसानों का, जो किसान हमने कहा है कि उसकी इनकम डबल हो, तो ये भी एक माध्यम है कि पशुपालक गोपालक जो किसान हैं, हम उससे उनकी कैसे आय बढ़ाएं। किसानों की चिंता करना सहकारिता के माध्यम से, पशुओं की चिंता करना, और दूध बेचकर उसका आय का लाभ किसानों तक पहुँचे, इसकी चिंता करना, ये जवाबदारी हमने ली है। और हम निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के किसानों को दूध उत्पादन में सहयोग भी प्रदान करेंगे, और जो दूध उत्पादित होगा उसको उचित मूल्य पर खरीद कर उनके किसानों की आय डबल करने का हमारा जो संकल्प है, हम उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। एक बहुत बड़ी सौगात हमको अभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू से एक ट्रेन रेल मंत्री अश्विन जोशी जी ने प्रारंभ की है, जो महू से दिल्ली तक जाएगी। ये नई ट्रेन है, और 13 तारीख को उन्होंने रात में हरी झंडी दिखाकर, हमारे महू के कार्यकर्ताओं ने और हमारी राज्यसभा सदस्य कविता जी ने झंडी दिखाकर उस ट्रेन को प्रारंभ किया है। ये बाबा साहब के प्रति हमारे श्रद्धा सुमन भी है, और महू एक तीर्थ स्थल है, पंच तीर्थों में से एक। जब बाबा साहब ने जन्म लिया था, उसमें लोग आसानी से पहुंच सके, ये प्रयास भी है। तो हम अश्विन जी को बहुत बहुत, रेल मंत्री अश्विन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सागर में प्रदेश का 25वां अभ्यारण्य, ये अधिसूचना हो गई है इसकी, और मध्य प्रदेश अभ्यारण्य के क्षेत्र में अव्वल नंबर पर है। सबसे ज़्यादा अभ्यारण्य हमारे यहाँ हैं, सबसे ज़्यादा वन प्राणियों का संरक्षण भी हम कर रहे हैं, और एक तरीके से पर्यटन भी इससे बढ़ेगा, और हमें उम्मीद है कि इस दिशा में मध्य प्रदेश को पर्यटन इंडस्ट्री को काफ़ी लाभ होगा। अभी पिछले दिनों माननीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी बदनावर आए थे, और वहाँ से पीतमपुर में उन्होंने
जो भी एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है उसको भी देखा, और साथ ही बहुत सारी घोषणाएं भी की और कुछ सड़कों का उद्घाटन भी किया। तो वो ऐसे मंत्री हैं जो कहते हैं कि बताइए क्या चाहिए तुमको। तो हमने सिंहस्थ के बारे में भी उनको जानकारी दी, तो उन्होंने कहा ठीक है, आप प्रपोजल भेजो, उज्जैन के लिए, सिंहस्थ के लिए हम सारे जितने आपके जितने भी आप लाएंगे प्रोजेक्ट, हम सबकी स्वीकृति प्रदान करेंगे, ये उन्होंने आश्वासन दिया। और साथ ही बदनावर थांदला लागत इसकी लगभग 1900 करोड़ रुपए है, 81 किलोमीटर इसकी लंबाई है। थांदला आप सब जानते हैं कि आदिवासी क्षेत्र है, जब कहीं पर भी एक अच्छा मार्ग निकलता है, अच्छी रोड बनती है, तो वहाँ की आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ जाती है। तो ये आदिवासी क्षेत्र के लिए एक आर्थिक तंत्र को मजबूत करने का एक बहुत बड़ा साधन है। उसी प्रकार उज्जैन झालावाड़ भी 4 लेन मार्ग, ये भी 2500 करोड़ का है, इसमें भी बहुत सारा आदिवासी क्षेत्र आता है, ये 133 किलोमीटर का है, वो भी स्वीकृति प्रदान की। और साथ ही इंदौर के पूर्वी क्षेत्र में 6 लेन बाईपास लगभग 3500 करोड़ का, 70 किलोमीटर का, 77 किलोमीटर्स, उसकी भी उन्होंने स्वीकृति प्रदान की है। आप सभी जानते हैं माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने ज्ञान, मतलब गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, हम इन 4 स्तंभ है, उसमें से 3 स्तंभ के बारे में हमने योजना बनाकर आप लोगों को अवगत कराया है। आज हम अन्नदाता के ऊपर हमने पूरी प्लानिंग की है कि अन्नदाता की आय कैसे बढ़े, अन्नदाता कैसे खेती के साथ साथ खेती से संबंधित और भी व्यवसाय कर सके। जैसे मैंने अभी बताया, दूध उत्पादन, मछली उत्पादन भी कर सकते हैं, रेशम उद्योग, इन सब को लेकर एक समेकित एक पॉलिसी बनाई है हमने कि किसान की आय बढ़ना चाहिए, ये हमारा लक्ष्य है, और हमने बढ़ाई भी है। अगर आप 2003 की तुलना में देखें तो हमें कहते हुए बहुत गर्व है कि कृषि उत्पादकता में हम 2003 में लगभग प्रति किलोग्राम प्रति हेक्टर 1195, ये 2003 में का आंकड़ा बता रहा हूँ, और 2024 में हम 2393, मतलब लगभग 200% हमारा उत्पादन बढ़ा है। इसका कारण बहुत साफ है। तो हमारा इरिगेशन का रकबा भी बढ़ा है, और हमने पहले ग्रामीण क्षेत्र में बिजली बड़ी मुश्किल से 2-3 घंटे मिलती थी, आज 10 घंटे निश्चित रूप से मिल रही है, जिसके कारण भी किसानों का उत्पादन बढ़ा है। फसल उत्पादन के साथ साथ यदि आप देखेंगे तो कृषि विकास दर भी हमारी बहुत बड़ी है। कृषि विकास दर हमारी लगभग 3% थी, जो अब 9.8% हो गई। ये लगभग 327% बढ़ी है। ये भी कारण एक ही है उसका, हमने किसान को, गांव और किसानों को फोकस किया है, और खेती कैसे अच्छे तरीके से किसान कर सकें, तो उत्पादन और उत्पादन के साथ साथ उनकी की उचित मूल्य मिले, इसकी हमने चिंता की। तो MSP समय समय पर हमने मूल्य वृद्धि करके किसानों की आय में वृद्धि करने का काम किया है। कृषि क्षेत्र का बजट भी आप देखेंगे अगर, तो लगभग 4508 गुना बढ़ा है, 8% बढ़ा है, 4508%। 600 करोड़ का था, आज की तारीख में 27,050। कहाँ 600 करोड़ और कहाँ 27,050 आज हमारा कृषि क्षेत्र का बजट है। तो हमने भाषण नहीं दिए कि हर ये किसानों की सरकार है, हमने किसानों के लिए काम किया है, और हमारा काम आज सारे प्रदेश में बोल भी रहा है। अब यदि नदी जोड़ो हमारा अभियान चल रहा है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी केन बेतवा और ये सारी नदियों के लिए लगभग 1 लाख करोड़ देने की घोषणा की है, और उसमें से हमने काफ़ी काम चालू भी कर दिए। यदि हम सब देखेंगे तो हम कृषि क्षेत्र के इस तरीके से कैप्टन होंगे देश के अंदर,
हमारे यहाँ इतना एजुकेशन का रकबा बढ़ जाएगा। अगर हम जीडीपी की भी बात करें तो प्रदेश में 39% भूमि का जीडीपी की है। मध्य प्रदेश कृषि क्षेत्र में जो योगदान है, अभी पूरा की पूरा जो हमारा मिशन है, ये इसका उद्देश्य ये है कि किसान की आय में वृद्धि, और आप सभी जानते हैं जलवायु परिवर्तन के कारण बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, तो खेती भी उसके अनुसार करना हमें ये बहुत ज़रूरी हो गया है। कई क्षेत्र पहले सूखे रहते थे, वहाँ पर बाढ़ आने लगी है, जहाँ बाढ़ आती थी वो सूखे होने लग गए हैं। तो हमें जलवायु परिवर्तन के साथ किसानों को हमकदम करना पड़ेगा। तो एक कृषि जलवायु के अनुकूल किसानों की खेती हो, इस दिशा में भी हम काम करेंगे। सस्टेनेबल धारणीय कृषि पद्धतियों को अपनाना, सस्टेनेबल कृषि पद्धतियों को अपनाना, जैविक विविधता जो एक बहुत आज के समय में बहुत ज़रूरी विषय हो गया, उसके अनुसार परंपरागत जो कृषि ज्ञान है हमारा, उसका संरक्षण भी करना ये बहुत ज़रूरी है कि परंपरागत खेती हमारी कैसे होती थी, उसके ज्ञान को संरक्षण करके उसको भी बढ़ावा देना। क्योंकि आपने देखा होगा कि ये जो कुट्टू है और ये मोटा अनाज जिसे बोलते हैं, हमारी सरकार ने सीरियन मिलेट्स को चलाकर, मैं अभी राउरकेला गया था। राउरकेला के गांव में मेरा एक कार्यकर्ता के घर भोजन था। वहाँ पर एक हमारा कार्यक्रम ये भी था कि हम सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं से मिलें। तो मैं आदिवासी महिलाओं के साथ मिला, मुझे इतना अच्छा लगा मिलकर कि सबके गले में सोने की चेन थी और सब बहुत अच्छी साड़ियाँ पहनी हुई थी कीमती। मैंने पूछा कि इतना परिवर्तन क्यों है, तो उन्होंने बताया कि ये सब श्री अन्न पैदा करती है और बड़ी मुश्किल से 1 रुपये किलो और 2 रुपये किलो बिकता था। अब ये 20, 22, 25 और 30 रुपये किलो बेचती है। और ये सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं ने अपने प्रयास से अब स्वयं साफ सफाई भी करती है और पैकिंग भी करके बेचती है। तो इनको लगभग अब ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।